ओके, गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए बेटा, अपने पिछली क्लास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के बारे में पढ़ा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में अपने अभी क्या क्या पढ़ लिया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इससे पहले वाली क्लास में अपने कैसे बनता है वो पढ़ लिया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं ये अपने पढ़ लिया है। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया वो मैंने 2-3 बार बता दिया बेटा। अब अपन ज्यादा समय ना लेते हुए आगे वाला टॉपिक शुरू करते हैं। फिर अपने बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के टूल्स या औजार या साधन ये पढ़े हैं। 5 साधन हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में यूज किए जाएंगे और पुनर्योगक डीएनए तकनीक का संपन्न करवाते हैं। पहला जो तकनीक थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएट, इसके बारे में अपने पूरा पढ़ लिया बेटा कि एंजाइम कैसा होता है, क्या होता है। डीएनए लाइगेज पढ़ लिया है, वेक्टर डीएनए पढ़ लिया है और परपोषी कोशिका भी पढ़ ली है। देखिए बेटा, ये अपने परपोषी कोशिका को पढ़ा है। जंतु कोशिका, पादप कोशिका, परपोषी कोशिका को सक्षम परपोषी कोशिका बनाते हैं। सक्षम परपोषी कोशिका किसे कहते हैं कि परपोषी कोशिका को जीन स्थानांतरण के लिए सक्षम बनाना या जीन स्थानांतरण हेतु परपोषी कोशिका को तैयार करना सक्षम परपोषी कोशिका कहलाती है। फिर उसके बाद अपने द्वि जातीय डीएनए पढ़े थे बेटा, 2 प्रकार के हैं, सी डीएनए और सिंथेटिक एस डीएनए। सिंथेटिक डीएनए, सी डीएनए का निर्माण आरएनए द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अभिक्रिया द्वारा होता है और उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रयुक्त होता है। सिंथेटिक डीएनए, डीएनए 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा डीएनए का निर्माण करना, उससे एस डीएनए होगा। और दूसरे प्रकार का जो सिंथेटिक डीएनए है, कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किया गया डीएनए, जिसमें डीएनए टेम्पलेट का यूज नहीं किया जाकर न्यूक्लियोटाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स का प्रयोग करके प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण करना ये कृत्रिम डीएनए कहलाता है। कृत्रिम डीएनए को सबसे पहले किसने बनाया था? तो ये बेटा मैंने बताया था, 2 वैज्ञानिक पढ़े थे कि कॉर्नबर्ग और डॉक्टर खुराना। कॉर्नबर्ग ने सबसे पहले कृत्रिम डीएनए का निर्माण किया था और सबसे पहले कृत्रिम जीन खुराना ने बनाई थी। ये बेटा दोनों वैज्ञानिकों के बारे में मैंने बताया है, ये पढ़ लिया था। फिर अपन लास्ट में थे बेटा पुनर्योगक डीएनए तकनीक का प्रक्रम। तो 6 प्रक्रम है, 7 प्रक्रम है बेटा। इन प्रक्रमों में क्या, सबसे पहला प्रक्रम कौन सा है कि डीएनए का पृथक्करण। जिस डीएनए की अपने डीएनए क्लोनिंग करनी है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करना है, उस डीएनए को पहले उसकी संबंधित कोशिका से पृथक करना पड़ेगा। तो पृथक्करण का क्या प्रोसेस है ये अपन बेटा आज एक एक करके पूरी जो प्रक्रम है विस्तार से अपन पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रोसेस जो है डीएनए का पृथक्करण, दूसरा डीएनए का खंडन या पाचन, तीसरा इस खंडित डीएनए का खंडन और पाचन के पश्चात इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा इन डीएनए के टुकड़ों को, डीएनए के खंडों को आकार के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। पढ़ेंगे अपन आगे। पीसीआर द्वारा इच्छित जीन का प्रवर्धन किया जाता है। उसके बाद टारगेट जीन, वाहक जीन के साथ टारगेट जीन को जोड़ा जाता है। फिर पुनर्योगक डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद वाला स्टेप है बेटा परपोषी कोशिका को पुनर्योजक युक्त कोशिका का चयन करना, फिर उससे बाहरी उत्पाद प्राप्त करना। शुरू करते हैं अपन डीएनए पुनर्योगक तकनीकी प्रक्रम। तैयार है बेटा? तो पहला जो स्टेप पढ़ेंगे अपन डीएनए का पृथक्करण कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप बेटा डीएनए का पृथक्करण या विलगन। अपन पढ़ रहे हैं डीएनए पुनर्योगक डीएनए तकनीक, डीएनए पृथक्करण या विलगन। डीएनए को संबंधित कोशिका से अलग करना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। देखिए बेटा, जिस डीएनए की अपने डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग करनी है, उस डीएनए को संबंधित कोशिका से पृथक किया जाएगा। तो डीएनए जो है कहाँ होता है? कोशिका के भीतर केंद्रक में होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो कोशिका के भीतर केंद्रकाभ के रूप में स्थित होगा। तो केंद्र किसी भी कोशिका से
डीएनए को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को कि उस कोशिका को अनावृत करना पड़ेगा, यानी कोशिका के चारों जो आवरण है उन आवरण का डाइजेशन या उन आवरण का पाचन कराकर उसको रिमूव या हटाना पड़ेगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि अपन पादप कोशिका का डीएनए ले रहे हैं या जंतु पादप कोशिका या कवक कोशिका या जीवाणु की कोशिका का डीएनए यूज करना है तो इन तीनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, कौन कौन सी, पादप कोशिका, यदि पादप कोशिका का डीएनए अपन को प्राप्त करना है, या बड़ा कवक कोशिका, तीसरा जीवाणु कोशिका, इन कोशिका का डीएनए को प्राप्त करने के लिए बड़ा इनके आवरण को हटाना पड़ेगा। और इन तीनों कोशिकाओं में दो तरह के आवरण होते हैं, एक बाहरी आवरण कोशिका भित्ति और उसके भीतर कोशिका झिल्ली। तो इनमें पहले कोशिका भित्ति को हटाना पड़ेगा, फिर कोशिका झिल्ली को हटाना है। और यदि अपन जंतु कोशिका से डीएनए प्राप्त करना है तो जंतु कोशिका के चारों ओर आपको पता है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका के चारों ओर एक ही आवरण होता है जो कोशिका झिल्ली का होता है। तो जंतु कोशिका झिल्ली के जो घटक हैं उनको पाचित करने वाले एंजाइम से पाचन कराकर अनावृत किया जाता है। तो बेटा सबसे पहले यदि पादप कोशिका है तो इनकी कोशिका भित्तियों को पाचित करवा के अनावृत करना पड़ेगा। तो आपको पता है पादप कोशिका किसकी बनी होती है, पादप कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है, मुख्यतः किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो अब क्या करना है अपन को, सेल्यूलोज को हटाना है, सेल्यूलोज को रिमूव करना है। तो सेल्यूलोज को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, सेल्यूलेज। ये सेल्यूलेज एंजाइम क्या करेगा, सेल्यूलोज को रिमूव कर देगा, सेल्यूलोज का पाचन कर देगा। क्लियर। यदि कवक कोशिका का डीएनए यूज करना है, कवक कोशिका के चारों ओर भित्ति को हटाने के लिए किस एंजाइम का यूज करेंगे, कवक कोशिका की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। तो काइटिन जो है, काइटिनेज एंजाइम इसका पाचन करेगा, काइटिनेज एंजाइम क्या करेगा, काइटिन का पाचन। तो ये कवक की कोशिका भित्ति क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। यदि अपने जो डीएनए प्राप्त कर रहे हैं वो जीवाणु कोशिका का डीएनए यूज कर रहे हैं तो जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति को हटाने के लिए, जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, या म्यूरेन कहते हैं इसको। तो पेप्टिडोग्लाइकेन को हटाने के लिए लाइसोजाइम का यूज करते हैं बेटा। लाइसोजाइम क्या करेगा, पेप्टिडोग्लाइकेन का पाचन कर देगा और पेप्टिडोग्लाइकेन रिमूव हो जाएगा। तो बेटा तीन प्रकार की कोशिकाएं जो मैंने बताई हैं, पादप कोशिका, कवक कोशिका और जीवाणु कोशिका, इनको अनावृत करने हेतु सबसे पहले इनके चारों जो भित्ति हैं उस भित्ति का डाइजेशन करना पड़ेगा। फिर बेटा इनके कोशिका भित्ति के हटने के पश्चात अपन बेटा कोशिका झिल्ली को हटाएंगे। किसको हटाएंगे, कोशिका झिल्ली को। तो कोशिका झिल्ली जंतुओं की और पादप की कोशिका झिल्ली, कवकों की कोशिका झिल्ली। अपने कोशिका झिल्ली पड़ी थी उस समय की कोशिका झिल्ली चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका हो, समान रूप से और समान संगठक की बनी होती है, लेकिन उसमें लिपिड और प्रोटीन का जो परसेंटेज है वह कोशिका के कार्य और संरचना के अनुसार अलग अलग हो सकता है। यानी कि कोशिका झिल्ली सभी जीवों में पाई जाती है, सभी जीवों की कोशिकाओं में पाई जाती है जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी कोशिका भित्ति को हटाने के लिए कौन से एंजाइम को यूज करेंगे, लाइपेज और पैक्टिनेज। लाइपेज और पैक्टिनेज जो एंजाइम है, लाइपेज और पैक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा, कोशिका झिल्ली के लिपिड और प्रोटीन को क्या कर देगा, रिमूव करेगा। लिपिड प्लस और प्रोटीन को रिमूव कर देगा, या इसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, इसका पाचन हो जाएगा। ये बेटा जो स्टेप लिखे थे अपने, ये कोशिका भित्ति को हटाने की,
कोशिका भित्ति। सबसे पहले कोशिका भित्ति को हटाते हैं, फिर बेटा कोशिका झिल्ली को। कोशिका भित्ति को कब हटाने की जरूरत पड़ेगी? जब अपन जो डीएनए प्राप्त कर रहे हैं वो कौन सी कोशिका से प्राप्त कर रहे हैं करना है, या पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका से जब डीएनए प्राप्त करना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? कोशिका भित्ति को हटाना है, फिर उनके अंदर पाई जाने वाली कोशिका झिल्ली को हटाना है। तो ये पहला स्टेप था, यह पहला स्टेप है डीएनए का पृथक्करण और विलयन का, कि उसको क्या करना पड़ेगा? कोशिका को अनावृत करना पड़ेगा। अब इसको अनावृत करने के पश्चात क्या अपने को डीएनए मिल जाएगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा? उसमें क्या है? आरएनए भी है और डीएनए दोनों है, और डीएनए जो है वो भी हिस्टोन प्रोटीन के साथ गुथे हुए हैं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ अति कुंडलित अवस्था में। तो फिर आगे अपन डीएनए को कैसे प्राप्त करेंगे? कोशिका को अनावृत करने के पश्चात कोशिका का जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए प्राप्त करने के लिए उसमें पाए जाने वाले आरएनए को रिमूव करना पड़ेगा। पहले सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? आरएनए का रिमूवल। सेकंड स्टेप बेटा आरएनए का पाचन या आरएनए को हटाना, रिमूवल ऑफ आरएनए। आरएनए को हटाने के लिए क्या करेंगे बेटा? आरएनए का पाचन करवाएंगे। तो आरएनए का पाचन करने वाला जो एंजाइम है राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम क्या करेगा बेटा? आरएनए को रिमूव कर देगा, आरएनए को पचाकर आरएनए को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो कोशिका के आवरण हट गए, अनावृत हो गई, उसके बाद आरएनए का पाचन करवा दिया। अब बेटा उसके पश्चात क्या करेंगे अपन? डीएनए जो है अपने कोशिकाओं के केंद्रक में, उस डीएनए के साथ और क्या जुड़ी हुई है? हिस्टोन प्रोटीन है। तो हिस्टोन प्रोटीन से गुथा हुआ जो डीएनए वो उससे अलग होकर उसको क्या करना पड़ेगा? अलग करवाना है। तो उसके लिए बेटा नेक्स्ट फिर है डीएनए का क्या करवाते हैं? अवक्षेपण। डीएनए का अवक्षेपण या इसे लिखते हैं बेटा प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए में क्या करते हैं कि डीएनए और हिस्टोन जो है उसका द्रव्ययुक्त डीएनए और हिस्टोन जो है उसमें बेटा एथेनॉल डालते हैं। क्या यूज करते हैं? एथेनॉल का यूज करते हैं। एथेनॉल का प्रयोग करेंगे तो डीएनए जो है बेटा, डीएनए क्या हो जाएगा? अवक्षेपित होकर ऊपर की तरफ आ जाएगा। डीएनए क्या हो जाएगा? अवक्षेपित होगा और ऊपर की तरफ आ जाएगा। डीएनए अवक्षेपित होने के पश्चात बेटा एक क्रिया है स्पूलिंग। डीएनए जो अवक्षेपित हुआ बेटा, कोशिका में पाए जाने वाला डीएनए जो अणु है बहुत वृहद अणु है, बड़ा अणु है, वृहद, या अपन कह सकते हैं बड़ा अणु है। अब इसको स्पूलिंग के द्वारा, किसके द्वारा? स्पूलिंग प्रोसेस है, स्पूलिंग के द्वारा बेटा अलग किया जाता है, स्पूलिंग के द्वारा अलग कर दिया जाता है। तो अब बेटा अपन को डीएनए का पृथक्करण हो गया है, पृथक्कृत डीएनए मिल गया है। कैसे? आरएनए के पाचन के पश्चात डीएनए का अवक्षेपण करवाना है। डीएनए के अवक्षेपण करवाने के लिए उसमें एथेनॉल डालते हैं, एल्कोहल डालते हैं। एल्कोहल डालेंगे तो डीएनए जो है, जो उस मटेरियल में जो डीएनए पूरा है वो डीएनए अवक्षेपित होकर ऊपर की तरफ आएगा। उस डीएनए को स्पूलिंग के द्वारा तागे के रूप में बाहर निकालकर अलग कर दिया जाता है। तो डीएनए पुनर्योगज तकनीक की जो पहले बेटा स्टेप है डीएनए का पृथक्करण या विलयन, ये अपने पूरा कर लिया बेटा। ठीक है, ये डीएनए का पृथक्करण कैसे करते हैं ये अपने कर लिया। दूसरा जो स्टेप है डीएनए का खंडन करेंगे, डीएनए का खंडन या पाचन। देखिए डीएनए का जिस डीएनए को अपने पृथक्कृत किया है, एक बार फिर बेटा ध्यान रखना है कि जिस कोशिका से डीएनए लेना है उसके आधार पर, यदि पादप कोशिका लिए तो कोशिका भित्ति को हटाना पड़ेगा पहले, फिर कोशिका झिल्ली को हटाना है। कवक कोशिका लिए तो पहले कवक की कोशिका भित्ति को हटाना है। जीवाणु कोशिका से पहले जीवाणु कोशिका भित्ति हटेगी, फिर कोशिका झिल्ली को हटाना है। और इनको हटाने के लिए कौन से एंजाइम, लयनकारी एंजाइम का यूज किया जाता है, ये याद रखना है। फिर डीएनए का अवक्षेपण के लिए एथिल अल्कोहल डालते हैं जिससे डीएनए अवक्षेपित होकर ऊपर की ओर आता है।
और स्पूलिंग के द्वारा इस वृहद लंबे डीएनए अणु को अलग किया जाता है। अब अपने जो पृथक्कृत किया है डीएनए को, डीएनए बहुत लंबा और बड़ा अणु है, इस डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाता है। इस डीएनए को क्या किया जाएगा, छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाएगा और छोटे छोटे खंडों में तोड़ने के पश्चात अपने पहले पढ़ी है बेटा अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा इन डीएनए खंडों को, पूरे डीएनए के खंड युक्त सैंपल को इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे तो डीएनए खंडों का पृथक्करण होगा। किसके आधार पर होगा, इनके आकार के आधार पर। फिर आकार के आधार पर डीएनए, जिस आकार का डीएनए खंड अपन को चाहिए होता है उस डीएनए खंड को उस जेल सहित काटकर अलग कर देते हैं। ये अपन तकनीक पढ़ेंगे बेटा। दूसरा जो स्टेप है डीएनए का खंडन या पाचन। खंडन या पाचन। डीएनए का खंडन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, डीएनए का खंडन। डीएनए का खंडन और पाचन के साथ ही अपन पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए पहले डीएनए का खंडन या पाचन मेरा। डीएनए के खंडन और पाचन करने के लिए एक एंजाइम का यूज करते हैं बेटा। उस एंजाइम के बारे में अपने डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के जो औजार या टूल्स पढ़े उसमें पहला ही टूल्स वही था बेटा। उस एंजाइम का नाम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो कौन सा एंजाइम था बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है, इस एंजाइम को डीएनए के साथ रखने पर इससे डीएनए को पाचित करवाएंगे, इससे डीएनए को संसाधित करवाएंगे तो क्या होगा बेटा, ये जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है ये क्या करेगा, इस डीएनए का, कौन से डीएनए का, पृथक्कृत जो अपने डीएनए है अपने पास, इस डीएनए का पृथक्करण किया है तो पृथक्कृत डीएनए के साथ इसको रखने पर बेटा ये क्या करेगा, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए के विशिष्ट क्रम को पहचान कर, विशिष्ट क्रम कौन सा बेटा मैंने पढ़ाया था उसमें, पैलिंड्रोम क्षेत्र को पढ़ाएगा, को पहचानेगा। पैलिंड्रोम क्षेत्र क्या होता है कि डीएनए का 4 से 6 साधक युग्म वाला ऐसा न्यूक्लियोटाइड क्रम जिसको 3 डेज से 5 डेज सिरे की तरफ पढ़ने या 5 डेज से 3 डेज सिरे की तरफ पढ़ने पर समान पठन होता है। तो डीएनए के विशिष्ट क्रम को पहचान कर, डीएनए के विशिष्ट क्रम को पहचान कर ये क्या करता है बेटा, उसको भीतर से काटता है, डीएनए को भीतर से काटता है न कि सिरों से। ठीक है बेटा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से डीएनए के क्या बनेंगे, छोटे छोटे खंड प्राप्त होंगे। किसके द्वारा बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम द्वारा। तो ये अपने मिलेंगे बेटा डीएनए खंड। अब ये जो डीएनए खंड है बेटा, इस डीएनए खंड का फिर क्या करेंगे अपन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान इस डीएनए खंडों को आकार के आधार पर अलग अलग व्यवस्थित करेंगे। किस विधि द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि क्या है, ये अपने डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक जो है उसके औजार में ये भी पढ़ ली थी बेटा। अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ाया हुआ है। तो इसमें क्या करता है बेटा, 3 चीजें याद रखनी है। एक तो डीएनए खंडों को आकार के आधार पर, डीएनए खंडों को आकार के आधार पर अलग करते हैं, आकार के आधार पर व्यवस्थित कर देते हैं या अलग करते हैं। डीएनए पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। तो ये चीजें अपन उसमें पढ़ ली बेटा। आकार के आधार पर व्यवस्थित करने के पश्चात डीएनए खंडों का मैंने उसमें बताया था बेटा कि इसको अभिरंजित करके फिर अपन देखेंगे इसको। तो अभिरंजित किस अभिरंजन से किया जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड से, ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजक से डीएनए को अभिरंजित करेंगे तो डीएनए कैसा दिखेगा, नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखेगा। और देखने के लिए कौन सी लाइट का यूज किया जाता है, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट प्रकाश में इनको देखेंगे
क्योंकि डीएनए जो है अल्ट्रावायलेट प्रकाश में ही विजिबल होता है। तो यूवी प्रकाश में देखने पर ये बेटा नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखेगा। नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में डीएनए दिखेगा। फिर जिस डीएनए के खंड की अपने को आवश्यकता है उस डीएनए खंड को जेल सहित काटकर अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। ये भी अपने इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले टॉपिक में पढ़ा है। तो ये बेटा दूसरा जो स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का, कि डीएनए का खंडन या पाचन। तो डीएनए का खंडन पाचन करने के पश्चात खंडित डीएनए को या डीएनए के खंडों की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा उनको आकार के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। आकार के आधार पर व्यवस्थित करने के पश्चात हम इसकी अभिरंजित करके इनकी विजिबिलिटी करते हैं बेटा, नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देता है। इल्यूशन क्या होता है? इल्यूशन क्या है बेटा? कि डीएनए खंड को जेल सहित काटकर अलग करना या प्राप्त करने की क्रिया जो है वो इल्यूशन कहलाती है। तो दो स्टेप अपने पढ़ लिए हैं। पहला स्टेप था रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का, कि डीएनए का पृथक्करण और विलगन। दूसरा स्टेप पृथक्कृत डीएनए का खंडन या पाचन। तीसरा जो स्टेप है बेटा अब अपन पढ़ेंगे पीसीआर द्वारा इन खंडों को, जो इच्छित खंड है उस खंड की अनेक सारी संख्या बढ़ाना, यानी इच्छित डीएनए का प्रवर्धन करना। इच्छित डीएनए खंड का क्या करना? प्रवर्धन करना। तो तीसरा स्टेप है बेटा पीसीआर, इसको कहते हैं बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा जो डीएनए खंड है, इच्छित जो डीएनए खंड है उसका क्या करना? प्रवर्धन करना। प्रवर्धन का मतलब बेटा संख्या का बढ़ाना, एम्प्लीफिकेशन। ऑफ डीएनए बाई पीसीआर। देखिए पीसीआर क्या है बेटा? पीसीआर जो है, पीसीआर क्या है? एक तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए या जीन की कम समय में लाखों प्रतियां बनाई जा सकती हैं। दूसरी चीज पीसीआर जो है प्रयोगशाला में इन विट्रो प्रोसेस है। तीसरी बेटा पीसीआर जो है जीन क्लोनिंग से भी सटीक और अधिक विश्वसनीय है। तो अपन पीसीआर के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है बेटा पीसीआर? देखिए पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या इसको लिखते हैं बेटा बहुलकीकरण श्रृंखला अभिक्रिया। बहुलकीकरण श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए बेटा क्या होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज ये जो है इसके बारे में किसने बताया? सबसे पहले इसकी खोज का श्रेय बढ़ा जाता है केरी मुलिस को, वैज्ञानिक केरी मुलिस। तो पीसीआर की खोज के बारे में बेटा सबसे पहले वैज्ञानिक किसको श्रेय जाता है? खोज का श्रेय केरी मुलिस को। पीसीआर क्या है? तो पीसीआर बेटा डीएनए खंड या जीन की कम समय में लाखों प्रतियां बनाना, लाखों प्रतियां या उसके समान कॉपीज बनाना, आइडेंटिकल कॉपीज बनाना। आइडेंटिकल या उसके समान क्या बनाना बेटा? लाखों की संख्या में प्रतियां बनाना। ये तकनीक क्या कहलाती है? पीसीआर कहलाती है। पीसीआर जो तकनीक बेटा इन विट्रो प्रोसेस है। कैसी प्रक्रिया? ये इन विट्रो प्रक्रिया है जो कहां की जा सकती है? लेबोरेटरी में या प्रयोगशालाओं में। ठीक है बेटा। तो बहुलकीकरण की अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन। इसकी खोज केरी मुलिस ने की थी। बहुलकीकरण की प्रक्रिया क्या है? नाम ये पॉलीमराइजेशन करना, यानी इसमें डीएनए खंड या किसी जीन पार्ट का कम समय में कुछ ही घंटों में लाखों प्रतियां, मिलियंस कॉपीज प्राप्त करना। अब इस क्या होता है प्रोसेस बहुलकीकरण अब श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है? किस प्रकार का ये प्रोसेस है? 3 प्रक्रिया है इसमें, 3 स्टेप है। उन स्टेप द्वारा अपन इसको बहुलकीकरण को समझेंगे।
तो अपन शुरू करते हैं बेटा पीसीआर के चरण, 3 चरण में। एक ये इसमें और ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीसीआर में प्रयुक्त एंजाइम, पीसीआर में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है, तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, टेक पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है। टेक पॉलीमरेज जो एंजाइम है बेटा, ये किससे प्राप्त किया जाता है, यह जीवाणु से प्राप्त किया जाने वाला एक थर्मोस्टेट एंजाइम है। कौन से जीवाणु से, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वाटिकस एंजाइम जीवाणु, थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से प्राप्त एंजाइम है। उसका नाम क्या बेटा, तो टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज क्या है, तो पीसीआर में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है, पीसीआर में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है बेटा, टेक पॉलीमरेज। ये क्या, इसकी विशेषता क्या है टेक पॉलीमरेज की, यह अधिक ताप पर भी स्थिर होता है, अधिक तापमान पर भी क्या रहता है बेटा, स्थायी रहता है, इसका विकृतीकरण नहीं होता है। ठीक है बेटा, अब अपन पढ़ते हैं पीसीआर के चरण। पीसीआर के 3 चरण है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है बेटा। ये इन विट्रो में होता है, यानी परक नली में होने वाला प्रोसेस है। कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में किसी डीएनए खंड की समान लाखों प्रतियां प्राप्त की जा सकती है। इसकी खोज केरी मुलिस ने की थी। तो स्टार्ट करते हैं। पीसीआर के चरण, स्टेप्स ऑफ पीसीआर, स्टेप्स ऑफ पीसीआर। तो बेटा 3 चरण में होता है, कितने स्टेप हैं, तो 3 स्टेप या 3 चरणों में होने वाली अभिक्रिया है। पहला बेटा, पहला जो स्टेप है निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण, या इसको लिखते हैं बेटा डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। देखिए पहला जो स्टेप है निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण में क्या किया जाता है बेटा, इसमें जो डीएनए यूज किया जाता है, जिस डीएनए की अपने अनेक प्रतियां बनानी होती हैं, उस डीएनए का निष्क्रियकरण मीन्स उस डीएनए को अत्यधिक तापमान पर, लगभग 94 डिग्री टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, उसको रखा जाता है। तो क्या होगा, उस द्विरज्जु की डीएनए के मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे और द्विरज्जु की डीएनए एक रज्जु की डीएनए में बदल जाएगा। ये द्विरज्जु की डीएनए 5' 3' 3' 5', इसको बेटा लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड यानी हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, द्विरज्जु की डीएनए के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी तो द्विरज्जु की डीएनए जो है किसमें बदल जाएगा, एक रज्जु की डीएनए में बदल जाएंगे। ये द्विरज्जु की जो डीएनए है बेटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक रज्जु की डीएनए में बदल जाएंगे। ये 5' है, ये 3', ये 3' और ये 5'। पहला स्टेप समझ में आया। पीसीआर का पहला स्टेप जो है निष्क्रियकरण या डीनेचुरेशन, इसमें किया जाता है डीएनए को अत्यधिक तापमान पर रखा जाता है, लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस द्विरज्जु की डीएनए को रखने पर डीएनए के मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध जो है वो टूट जाएंगे और द्विरज्जु की डीएनए एक रज्जु की डीएनए में बदल जाएगा। हाँ, तो ये 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर द्विरज्जु की डीएनए को रखने पर बेटा द्विरज्जु की डीएनए एक रज्जु की डीएनए में बदल जाता है, क्योंकि इसके मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा वो टूट जाती है। कैसे बेटा, ये द्विरज्जु की डीएनए है, ये फिर इससे क्या बन गए, एक रज्जु की डीएनए, इससे क्या बन गए बेटा, एक रज्जु की डीएनए। दूसरा जो स्टेप है बेटा, सेकंड जो स्टेप है, हाँ
सेकेंड स्टेप बेटा इसका पीसीआर का सेकेंड स्टेप है तापानुशीलन। या इसको कहते हैं बेटा एनीलिंग। एनीलिंग करवाई जाती है। एनीलिंग का मतलब क्या है? इसका तापानुशीलन का मतलब बेटा है कि जो एक रज्जु की डीएनए खंड प्राप्त हुए हैं, ये बेटा एक रज्जु की डीएनए कौन से प्रोसेस के द्वारा? निष्क्रियकरण के द्वारा एक रज्जु की डीएनए मिला है। ये 3' ये 5' और ये भी दूसरा एक रज्जु की डीएनए बेटा, ये 3' और ये 5'। तो एक रज्जु की डीएनए के 3' सिरे पर एक प्राइमर आकर जुड़ता है। एनीलिंग के प्रोसेस में क्या होता है? 3' सिरे पर, इसके बेटा 3' सिरे पर एक प्राइमर या उपक्रामक जुड़ता है। प्राइमर जुड़ता है, अब लिख लो प्राइमर का जुड़ना। तो यहां जैसे 3' से 5' से बेटा यहां जुड़ेगा, ये एक प्राइमर जुड़ गया। ये 5' से 3' होगा, एक प्राइमर यहां से भी ये जुड़ गया 3' सिरे पर। ये 5' होगा, ये 3'। तो ये क्या बेटा, ये क्या जुड़े अपने प्राइमर। कौन से प्रोसेस के द्वारा? तापानुशीलन या एलिनिंग की प्रक्रिया में क्या होता है? एक रज्जु की डीएनए के 3' सिरे पर प्राइमर जुड़ जाता है। फिर लास्ट स्टेप है बेटा प्रसारण। लास्ट स्टेप है प्रसारण या उपक्रामक। या प्रसारण, उपक्रामक या प्रसारण तीसरा जो स्टेप है, ठीक है। इसमें क्या होगा? यानी ये प्राइमर जो बेटा या डीएनए जो श्रृंखला है उसका क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन होगा। एम्प्लीफिकेशन कौन सी स्टेप होता है? एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन में क्या होगा बेटा? इसमें क्या होगा? जो 3' सिरे से 5' सिरे के एक रज्जु के डीएनए जिन पर प्राइमर जुड़ा था, यहां पर बेटा टेक पॉलीमरेज जो एंजाइम है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम इस प्राइमर की सहायता से एक रज्जु की डीएनए से द्विरज्जु की डीएनए का निर्माण करेगा। तो ये एक रज्जु की डीएनए था, ये 3' सिरा इसका, ये 5' सिरा है बेटा। तो इस पर ये क्या जुड़ा था? ये यहां पर एक प्राइमर जुड़ा था 3' सिरे पर। तो इस 3' सिरे पर जो प्राइमर जुड़ा है उसकी सहायता से टेक पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? बहुलकीकरण द्वारा द्विरज्जु की डीएनए का निर्माण करता है। इस प्रकार बेटा पीसीआर के द्वारा एक डीएनए खंड की कुछ ही घंटों में लाखों प्रतियां बनाई जाती हैं। इसमें मुख्य विशेष ध्यान रखना है, इसकी खोज केरी मुलिस ने की थी। इसमें जो एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है बेटा, टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है। वह कौन से जीवाणु से प्राप्त होता है? तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। और इस एंजाइम की क्या विशेषता है? ये थर्मोस्टेट प्रकार का एंजाइम है, यानी ये उच्च तापमान पर भी विकृत नहीं होता है। ये बहुलकीकरण की प्रक्रिया है। तो अपने बेटा दूसरी, ये फिर इसके चरण पढ़े हैं। पीसीआर 3 चरण में होने वाली प्रक्रिया है। पहली निष्क्रियकरण, दूसरा बेटा एनीलिंग या तापानुशीलन, और लास्ट बेटा एम्प्लीफिकेशन या प्रसरण या उपक्रमण। तो ये बेटा अपने विस्तार से पढ़ लिया है। फिर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के नेक्स्ट स्टेप में आता है बेटा डीएनए खंड का, पैसेंजर डीएनए का या इच्छित डीएनए खंड का संवाहक से जोड़ना। चौथा जो स्टेप है बेटा अपने लिखे थे, चौथा स्टेप क्या है? टारगेट जीन या डीएनए का वाहक के साथ जोड़ना। तो फोर्थ स्टेप बेटा वांछित डीएनए या टारगेट डीएनए जिसको अपन क्या किया था? विलगन किया था। और विलगन के द्वारा अपने पीसीआर इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा आकार के आधार पर अलग करके उसको पीसीआर द्वारा अनेक सारी प्रतियां भी बना सकते हैं। और उस वांछित डीएनए को बेटा डीएनए क्लोनिंग के लिए, डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग करने के लिए वांछित डीएनए को एक वाहक डीएनए के साथ जोड़ेंगे। वाहक डीएनए के साथ जोड़ना। अब वाहक डीएनए जो है बेटा किसका यूज करना है वो भी अपने पढ़ लिया है कि परपोषी कोशिका के आधार पर वाहक डीएनए का यूज किया जाता है। दूसरा, डीएनए खंड के आधार पर भी वाहक डीएनए का प्रकार का यूज किया जाता है।
जनरली बेटा प्लाज्मिड डीएनए का यूज किया जाता है। कौन से डीएनए का? प्लाज्मिड डीएनए का। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु कोशिका के मुख्य गुणसूत्र के अतिरिक्त पाए जाने वाला गुणसूत्र है। कैसा होता है बेटा? एक द्विरज्जु की वृत्ताकार डीएनए होता है। कैसा डीएनए? द्विरज्जु की वृत्ताकार, द्विरज्जु की वृत्ताकार डीएनए। इसको किसके साथ जोड़ेंगे बेटा? एक टारगेट डीएनए है, इस टारगेट डीएनए के साथ जोड़ेंगे। तो बेटा अपने इससे पहले क्या कर दिया था बेटा? रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस द्वारा इन दोनों को एक, यानी इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि एक ही प्रकार की रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस, यानी समान रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस द्वारा टारगेट डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए यानी वाहक डीएनए दोनों को खंडित करवाया जाता है। जैसे इसके भी टुकड़े होंगे बेटा, ये अपने डीएनए के क्या होंगे? टुकड़े होंगे। इसके भी क्या होंगे बेटा? खंड प्राप्त होंगे। इसके भी खंड प्राप्त होंगे। ये जो खंड है बेटा, ये कहलाते बेटा चिप चिपे सिरे या स्टिकी एंड। चिप चिपे सिरे या स्टिकी एंड। तो प्लाज्मिड डीएनए को और टारगेट डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उपचारित करवाने पर, संसाधित करवाने पर बेटा ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए खंड को भी बीच से काटेगा और प्लाज्मिड डीएनए को भी बीच से काटेगा, जिससे इनके चिपचिपे सिरे बनते हैं, स्टिकी एंड बनते हैं। ये स्टिकी एंड बेटा डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा, कौन सा एंजाइम जोड़ेगा इन दोनों डीएनए को? तो आपने पढ़ा था डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये बेटा टारगेट डीएनए और वाहक डीएनए को बेटा क्या करता है? जोड़ देता है। और ये जो डीएनए बनेगा बेटा इसको कहते हैं पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाहक डीएनए से टारगेट डीएनए का जुड़ना, जो डीएनए बनेगा बेटा इसे पुनर्योगज डीएनए कहेंगे। पुनर्योगज डीएनए। तो 4 स्टेप जो है डीएनए पुनर्योगज तकनीकी के 4 स्टेप अपने पढ़ लिए हैं। पहला स्टेप डीएनए का पृथक्करण करना, दूसरा स्टेप डीएनए का खंडन करना और उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक्करण करना, आकार के आधार पर अलग अलग करना। तीसरा स्टेप पीसीआर पढ़ा आपने कि पीसीआर के द्वारा भी इन विट्रो यानी प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, परख नली में डीएनए की कम समय में लाखों प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। केरी मुलिस ने उसकी खोज की थी। पीसीआर के 3 स्टेप हैं और पीसीआर में मुख्य जो एंजाइम है बेटा, कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? टेक पॉलीमेरेज एंजाइम। याद रखना है टेक पॉलीमेरेज एंजाइम थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से प्राप्त होने वाला एंजाइम है और ये थर्मोस्टेट एंजाइम है। थर्मोस्टेट एंजाइम का मतलब है कि यह एंजाइम उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है, निष्क्रिय नहीं होता है। फिर अपने चौथा स्टेप ये पड़ा बेटा कि वांछित डीएनए को संवाहक डीएनए के साथ जोड़ना, इसे पुनर्योगज डीएनए बनेगा। इसके लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है इन दोनों डीएनए के चिपचिपे सिरों को जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाता है। इसके बाद बेटा जो पुनर्योगज डीएनए है, इसके बाद जो स्टेप आएगा 5वां, पुनर्योगज डीएनए जो बनाया है इस पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण करेंगे। फिर 6वां स्टेप आएगा, पुनर्योजक डीएनए युक्त परपोषी कोशिका का चयन किया जाएगा। फिर उससे लास्ट स्टेप आएगा बाहरी उत्पाद प्राप्त करना। तो बेटा आज की क्लास में यहीं तक। इसके बाद के जो 3 स्टेप हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसका बार बार आप रिवाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं बेटा, उनको भी इसका फायदा हो सके। साधारण और सटीक भाषा में आसान तरीके से बेटा ये आपका अपन पढ़ रहे हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। ये प्रक्रम यहां से शुरू किया था हमने, पहला प्रोसेस, दूसरा ये दूसरा प्रोसेस,
ये तीसरा पीसीआर, फिर ये लास्ट हमने चौथा पढ़ा था। 3 जो स्टेप हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा।